I think now you are well versed in finding dual of any LPP. Is that? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now we are moving towards sensitivity analysis. Sensitivity analysis. Heading लिखेंगे sensitivity analysis. देखिए ये क्वेश्चन सबको याद है? Yes, sir. इसका आंसर भी मालूम है आपको? इसका आंसर भी याद है? नहीं कुछ किया है तो बताओ Yes, sir. कितना है? अगर आपको याद आ रहा हो तो इसका आंसर है यस, इसका आंसर था सपोज दिस इज x1, x2 एंड x3 क्वांटिटीज ऑफ ए बी सी टू बी प्रोड्यूस्ड विद इन दिस लिमिटेशन, और हमने इसको सिंप्लेक्स से सॉल्व किया था और इसका जो आंसर है वो था x1, याद है? बताएंगे जरा। Sir, x1 0, x2 8, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। x1 0, x2 x2 8, 8, sir, x3 10, 10, और z 160. 160। बहुत बढ़िया। और रिसोर्सेज के बारे में कुछ मालूम था? रिसोर्सेज के बारे में S1 S2 S3 बचे हुआ कुछ बचा हुआ रिसोर्सेज? नहीं। Yes, sir. S3 18. S3 18. 318। Yes, sir. बाकी दोनों कंज्यूम हो गए पूरे। ठीक है। Yes, sir. S1 S2 S3 मैंने आपको बताया था कि अगर आपको याद हो तो S1 S2 and S3 is unutilized resource of fabrication, finishing and packaging hours. Unutilized resource. If it is used completely, then S1 is 0, S2 is 0, S3 is 0. If it is remain unutilized, for example, here S3 is 18. S3 is 18. It shows that in packaging hours, 18 hours is still unutilized. 18 hours is still unutilized. Why it is unutilized? Because fabrication and finishing hours are finished off. S1 S2 is 0 means fabrication and finishing hours are being utilized completely, and by using only packaging hours you cannot create any kind of product ABC. सिर्फ पैकेजिंग आर्ट से ABC नहीं बन सकता है. So that was the answer using simplex method of this particular problem. याद आ रहा है सभी को? नहीं? Yes, sir. Yes, sir. 2-3 बार आया हुआ एग्जाम में. Yes, sir. तो we cannot avoid this question. इसको तो मैं अच्छे से करना ही होगा. अच्छा, इसकी फाइनल टेबल याद है किसी को? फाइनल टेबल मतलब सिंप्लेक्स की जो फाइनल टेबल है. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो वो फाइनल टेबल भी हमें चाहिए होगी, तो वो भी मैं लिख देता हूं. सेंसिटिविटी में उसकी जरूरत पड़ती है. ओके, सो फाइनल टेबल ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज basis x1, x2, x3, s1, s2, s3, bi. अगर किसी को नहीं मिल रही तो पेज नंबर 89 पर है आपकी बुक में. पेज नंबर 89 पर आपकी बुक में ये टेबल है, और ये क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व भी है यहां पर. ठीक है, तो x2 10, x3 8 and s3 is 0. ये हाँ 0. ये है, and the values are like 1/3, 2/3, -8/3, 1 1 0 0. 0 0 0 0 1 0. 1/3, 1/3, -1/3 minus and 1/3. 1/3. ठीक है, and Minus s2 is 1/6. -1/6
5 by 12 minus 17 by 12 and 001 001 and 8 10 18 10 18 ठीक है, ये भी कंप्लीट है। और उसके बाद डेल्टा जे रो जो है इसके वैल्यू देखिए, माइनस 11/3 11/3 0 0 minus 2 by minus 2 3 by 3 minus 5 by 3 minus 5 by 3 and 0. ठीक है, that was the final table or optimal table. Optimal solution table representing optimal solution. Why it is called final table? Final table क्यों है ये? Why it is called final ये table? सारी वैल्यू जीरो और नेगेटिव में है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर जी यहाँ पर जो है जितने भी डेल्टा जे हैं, here all since all delta j, ये वाला जो डेल्टा जे है, it is either negative or zero. That is why this is final table. इसके आगे हम टेबल नहीं बनाते हैं when delta j become zero or negative. ठीक है, it means this is final table. ठीक, और इस टेबल में ही आपका सोल्यूशन है। तो एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम सेंसिटिविटी की तरफ चलते हैं। ओके, so this is called final table because all delta G are become 0 and negative. These values are written in red color because it is important for doing sensitivity analysis. The answer of this particular question is written here. If you can see here, the answer is like the value of x2 is 8, value of x3 is 10, S3 रिसोर्स जो पैकेजिंग आर्ट्स का बचा हुआ है दैट इज 18। तो x1 जो अभी हम थोड़ी देर पहले लिख रहे थे वही इसका आंसर, x3 10, x2 नहीं है तो वो 0 है, और S3 18 आवर्स बचे हुए हैं, और ये वैल्यूज अगर हम z में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो आंसर आता है 160 एंड दैट इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। दैट इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? पेज नंबर 88 89 पर ये क्वेश्चन सॉल्व है, ध्यान से एक बार देख लेना और इसको कंप्लीट कर लेना। हालांकि हमने पहले भी कंप्लीट कर चुके हैं और आपको कुछ एग्जांपल्स भी करने को दिए थे इसी पैटर्न पर। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टू डिस्कस सेंसिटिविटी एनालिसिस। अब आते हैं हम सेंसिटिविटी एनालिसिस पर। देखिए, सेंसिटिविटी एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज, क्या वर्ड लिखा है? पोस्ट ऑप्टिमैलिटी एनालिसिस। पोस्ट ऑप्टिमैलिटी एनालिसिस, सेंसिटिविटी एनालिसिस ऑल्सो नोन एज पोस्ट ऑप्टिमैलिटी एनालिसिस। इसका मतलब ये है, किसी कोई बता सकता है इसका मतलब क्या है? ऐसा एनालिसिस जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन के निकलने के बाद किया जाता है, पोस्ट ऑप्टिमैलिटी एनालिसिस। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमारे पास सॉल्यूशन आ गया ये वाला, दिस इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन, काम खत्म, सॉल्यूशन मिल गया। अब एक ऐसा एनालिसिस जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आने के बाद किया जाता है उसको बोलते हैं हम सेंसिटिविटी एनालिसिस। ठीक है, सेंसिटिविटी एनालिसिस। तो इट इज ऑल्सो नोन एज पोस्ट ऑप्टिमैलिटी। ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको अगर हुआ तो पॉसिबल उसको करके भी दिखाता हूं। तो it refers to how the solution would be affected if we make some changes in the existing problem. ये बात समझ में आ रही है क्या? It refers to how the solution would be affected if we make some changes in the existing problem. अगर existing problem में कुछ changes किया जाए, for example, आपके पास पैकेजिंग आवर्स 100 है, फिनिशिंग आवर्स 60 आवर्स है, फिनिशिंग आवर्स को अगर 61 कर दिया जाए तो कितना होगा? ठीक है, लाइक दिस वन। देखिए, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन का सोल्यूशन आ गया, ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है। ठीक,
ऑप्टिमल सोल्यूशन आने के बाद पता लगा कि ये आंसर है. नाउ आफ्टर गेटिंग द ऑप्टिमल सोल्यूशन, सुनना ध्यान से, आफ्टर गेटिंग द ऑप्टिमल सोल्यूशन, if you are having one additional information that the available hours in fabrication department is now 61. Now what is the change in the profit? That is currently 160. What is the change in profit after getting this one additional hour in fabrication department? ठीक है, मतलब ये 1 घंटा अगर एक्स्ट्रा बढ़ जाए फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट में तो उसका प्रभाव प्रॉफिट पर कितना पड़ेगा. सिमिलरली इफ वी हैव 1 एक्स्ट्रा आवर इन फिनिशिंग डिपार्टमेंट तो उसका प्रॉफिट पर कितना इफेक्ट आएगा. सिमिलरली अगर 100 आवर्स हैं इसको 99 कर दें, ठीक है, तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा. तो बेसिकली सेंसिटिविटी एनालिसिस इज कॉल्ड पोस्ट ऑप्टिमैलिटी एनालिसिस. नंबर 1, it is done only after getting optimal solution of the problem. ये चीज क्लियर है. Yes, sir. ये हमेशा कब की जाती है, जब ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाता है, फाइनल टेबल बन जाती है, ये सोल्यूशन मिल जाता है, पहले नहीं की जाती है. प्री नहीं है, पोस्ट है, पोस्ट ऑप्टिमैलिटी एनालिसिस. अच्छा, ये एनालिसिस क्या बताती है? ये एनालिसिस बताती है कि अगर किसी भी रिसोर्स में कोई चेंज होता है, मान लीजिए 60 की जगह 59 हो गया, 61 हो गया, 62 हो गया, ये 72 की जगह 70 रह गया या 73 हो गया, ये 100 की जगह कुछ और हो गया, तो इसका प्रभाव सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन या फिर प्रॉफिट पर कितना पड़ेगा, पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, पड़ेगा तो कितना पड़ेगा. ठीक है. सिमिलरली अगर एक ए के सेल होने से 5 रुपीज का प्रॉफिट होता है, अगर पता लगा कि भाई ये ए ना 5 की जगह अब 8 हो गया है, मार्केट में रेट बढ़ गए, और एक ए को सेल करने से अब 5 की जगह 8 का प्रॉफिट होता है, तो ऐसा करने पर, ये 8 हो जाने पर क्या आप सॉल्यूशन में कुछ चेंज करेंगे. ठीक है. सिमिलरली अगर ये 10 में कुछ चेंज हो जाए, ये 8 में कुछ चेंज हो जाए, तो क्या आपके प्रॉफिट पे कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या सॉल्यूशन पे कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, पड़ेगा तो कितना पड़ेगा. ठीक है. इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस. इट इज ऑल्सो नोन एज पोस्ट ऑप्टिमैलिटी एनालिसिस. जनरली इट इज बीइंग डन ओनली आफ्टर गेटिंग ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. ठीक है, बात समझ में आ रही है. Yes, sir. तो Yes, sir. सेंसिटिविटी एनालिसिस हुआ, है 6. तो सेंसिटिविटी एनालिसिस हुआ. पोस्ट ऑप्टिमैलिटी एनालिसिस नंबर 1 refers to how the solution would be affected if we make some changes in the existing problem. These changes either may be structural or parametric. एक तो स्ट्रक्चरल है और एक ये आप थ्योरी के लिखने के काम आएगा आपके लिए. मान लीजिए पूछा जाए व्हाट इज सेंसिटिव एनालिसिस, तो आप बता सकते हैं कि कौन कौन से चेंजेस को डील कर सकता है, स्ट्रक्चरल चेंज और पैरामीट्रिक चेंज. स्ट्रक्चरल चेंज मतलब कोई कंस्ट्रेंट और वेरिएबल कम ज्यादा हो जाए, या पैरामीट्रिक चेंज मतलब कि रिसोर्स में कुछ चेंजेस आ जाएं, प्रॉफिट में कुछ चेंजेस आ जाएं, तो वो, तो किसी भी तरह के कोई चेंज अगर होता है तो उसका सेंसिटिविटी, उसका सॉल्यूशन पर क्या प्रभाव पड़ता है, दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी एनालिसिस. ठीक है. अब ये नाम बहुत पॉपुलर है, ये नाम आपने पहले कभी सुना है, सेंसिटिविटी एनालिसिस, किसी और टॉपिक में, किसी और टॉपिक में कभी सुना है ये नाम? No, sir. No, sir. चलिए तो सुनेंगे आगे 3rd 4th सेमेस्टर में, क्योंकि ये बहुत जगह पर होता है, फाइनेंस में भी होता है और भी 2-3 जगह होता है. तो इसका काम सभी जगह मतलब यही है इसका, हाउ सेंसिटिव योर सॉल्यूशन इज, हाउ सेंसिटिव योर सॉल्यूशन टुवर्ड्स सम माइनर चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम. ठीक है. किसी प्रॉब्लम में कुछ चेंज करा जाए तो आपका सॉल्यूशन किस तरह से प्रभावित होगा, कितना सेंसिटिव है आपका सॉल्यूशन टुवर्ड्स सम चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग मॉडल. ठीक है. तो उसको बोलते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस. ठीक है. अच्छा, दूसरी बात, हमें ये काम जब सॉल्यूशन निकलने, ऑप्टिमल सॉल्यूशन करने के बाद करना है, तो एक बात ध्यान रखनी होगी कि सॉल्यूशन को दोबारा नहीं करना है विदाउट रीसॉल्विंग द प्रॉब्लम अगेन.
ठीक है, जरा इस लाइन को पढ़ो एक बार क्या लिखा है. It will be appreciated that it would be a lot advantageous if we could obtain this information directly from the final table rather than change the LPP and resolve it. कोई आपसे बोले भाई 60 की जगह 61 कर दो, अब बताओ क्या चेंज हो रहा है, तो ये नहीं करने जाना है कि 60 को 61 करके दूसरा एलपीपी बनाओ और उसको सॉल्यूशन करना शुरू कर दो, नहीं. ठीक है, तो फिर बात ही क्या है. तो सेंसिटिविटी एनालिसिस का काम यह है कि जो आपकी फाइनल टेबल है उसी से ही कुछ इंफॉर्मेशन निकालकर आपको ये बताना कि इस चेंज का सॉल्यूशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा बिना एलपीपी को दोबारा बनाकर सॉल्व करे हुए. ये स्टेटमेंट समझ में आ गया, ये जो लिखा है, बताइए. यस सर. यस सर. है ना. तो सेंसिटिविटी का सीधा सीधा मतलब हुआ कि अगर आपको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन मिले कि भाई ये चेंज हो गया है प्रॉब्लम में, 5 की जगह 10 हो गया है, 61 की जगह 62 हो गया है, तो उसका सॉल्यूशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये जानना बिना प्रॉब्लम को दोबारा सॉल्व किए हुए, ये काम सेंसिटिविटी एनालिसिस का है. ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं. सेंसिटिविटी एनालिसिस को कैसे देखते हैं, कैसे करते हैं, वो एक बार जरा ट्राई करते हैं. ठीक है, तो हम इसी क्वेश्चन को लेंगे, इसी क्वेश्चन को एक मॉडल बनाकर सॉल्व करेंगे. आपको अगर याद हो, हमने एक एक्सेल शीट बनाकर सॉल्वर पे सॉल्व करते हैं तो पता लगेगा. सेंसिटिविटी, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है. ये क्वेश्चन है, आपको अगर याद आ रहा हो हमने आईटी स्किल में कराया था ये. ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको चेंजेस मुझे करके दिखाने पड़ेंगे. फैब्रिकेशन, फिनिशिंग, पैकेजिंग आर्ट्स. ठीक है, उसके बाद है 35260, 35260, 44472, 24500, ये है 5108, देखिए अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने इस तरह से कुछ किया था इसको. एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर एक और सेल एंटर करते हैं. इंसर्ट, यस, यहाँ लिखते हैं यूज्ड अवेलेबल. ठीक है, अब जरा सम प्रोडक्ट लगाते हैं. अगर आपको याद आ रहा हो, सम प्रोडक्ट equals to sum product of these values multiply with x1, x2, x3, which is supposed to be written in these blank cells. Now equals to sum product. QTM में आपको ये एक्सेल करके नहीं दिखाना होगा एग्जाम में. ठीक है, एंड द थर्ड वन इज सम प्रोडक्ट. आप चाहें तो इसको डॉलर साइन से फ्रीज करके भी कर सकते हैं. इक्वल्स टू सम प्रोडक्ट CDE कॉमा
these three cells. ठीक है, and one last some product is to be done here, some product of 5 10 8 यानी 5x1 plus 10x2 plus 8x3, उसको हम यहाँ लिख देंगे, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। ठीक है, नाउ माय शीट इज रेडी। तो जरा देखेंगे ध्यान से, डेटा सॉल्वर में ये जो प्रॉफिट है इसको मैक्सिमम चेंजिंग सेल्स, these are my changing cells, constraints, all these values must be less than equals to available values। ठीक है, ओके, ऑप्शंस लीनियर नॉन नेगेटिव, ओके, ठीक है। नाउ इट इज रेडी फॉर गेटिंग सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। क्लिक ऑन सॉल्व, यस। अब ये मुझसे जो पूछ रहा है ना रिपोर्ट, यहां पर एक रिपोर्ट है सेंसिटिविटी रिपोर्ट, ट्राई करता हूं शायद सेव हो जाए तो। ओह माय गॉड, चलिए कोई बात नहीं। तो लेट अस सी, इसको हम मैन्युअली करेंगे फिर। यस, दिस इज माय फाइनल टेबल। अब जरा एक एक करके आप मेरे साथ रहेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। You know what is my problem and what is my solution here. Now after getting the optimal solution, I want to see what is the effect of change in any problem, any resource in the final solution of the table. ठीक है, अब ये वैल्यू जरा ध्यान से देखेंगे सब लोग, which is written in red colors, डेल्टा जे। बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं ये वैल्यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये वैल्यूज हमें बताएंगी कि क्या चेंज आने पर प्रॉब्लम में क्या होने वाला है। ठीक है, सी दिस -2/3, 2/3 कितना होता है? 2/3 कितना होता है? 0.67, इट इज 0.67। सिमिलरली 5/3 कितना होता है? 5/3 1.67 एंड दिस इज 0। ये मैंने डेसिमल में लिख लिया ताकि हमें समझने में आसानी हो। नाउ दिस S1 एंड दिस 0.67, व्हाट डज इट मीन दिस पर्टिकुलर वैल्यू? S1 क्या चीज है प्रॉब्लम में हमारे? S1 क्या है? अनयूटिलाइज्ड। S1 है हमारा फैब्रिकेशन आवर्स, अनयूटिलाइज्ड। हाँ, दिस इज फैब्रिकेशन आवर्स, this is finishing hours and this is for packaging hours, unutilized resource। ठीक, अब फैब्रिकेशन आवर्स के नीचे लिखा हुआ है 0.67, मैं नेगेटिव साइन थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं। 0.67 का मतलब क्या है? 0.67 का मतलब ये है कि अगर आप ध्यान से सुनना, अगर आप फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट में अभी 60 आवर्स अवेलेबल है हमारे पास, अगर मैं इसको 60 को 61 कर दूं, अगर मैं 60 को 61 कर दूं, याद है क्वेश्चन को, फैब्रिकेशन आवर्स कितने अवेलेबल हैं? देखिए फैब्रिकेशन आवर्स कितने अवेलेबल हैं? 60 है ना? यस सर। मैं इस 60 को 61 कर देता हूं, एक घंटा मुझे और एक्स्ट्रा मिल गया। अब इस 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलने से रिसोर्स हमारे सोल्यूशन पर कितना प्रभाव पड़ेगा? तो ये 0.67 बताता है कि आपका प्रॉफिट 0.67 बढ़ जाएगा। एक आर फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट के एक्स्ट्रा मिल जाने से आपका प्रॉफिट 160 से बढ़कर 160.67 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को चेक कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं एक बार जरा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आपके पास 3 रिसोर्स हैं, फैब्रिकेशन आवर्स, फिनिशिंग आवर्स और पैकेजिंग आवर्स, ये देखिए 60, 72 एंड 100। अभी हम बात कर रहे हैं फैब्रिकेशन आवर की S1 के लिए, which is now completely exhausted। S1 0 है ना अभी सॉल्यूशन में, इसका मतलब क्या है कि S1 खत्म हो गया है, कंप्लीटली यूज कर लिया हमने। ठीक है, और ये S1 जो 0 हो गया है, इसका मतलब हमने कंप्लीटली यूज कर लिया। अब हमें 1 घंटा और एक्स्ट्रा मिल गया फैब्रिकेशन आवर का,
अब इस 1 आवर के एक्स्ट्रा मिल जाने से हमारा प्रॉफिट पर टेबल बता रही है कि हमारे प्रॉफिट पर 0.67 का इंक्रीज हो जाएगा अगर 1 आवर फैब्रिकेशन का और मिल जाए तो। ठीक है, तो लेट अस सी, इसको देखते हैं एक बार, सेंसिटिविटी पर आते हैं। ये हमारा सोल्यूशन अगर आप देख पा रहे हो, ये यूज वैल्यूज आपको समझ में आ रही है, क्या बता रही है हमें? जी कोई बताएगा? हाँ जी तो जितना अवेलेबल था उसमें से इतना यूज हुआ है। बिल्कुल, आपको याद दिख रहा है पैकेजिंग आर्म का कितना यूज हुआ है? 82। 82। पैकेजिंग आर्म का 82 मतलब कितना बचा? 18। यस सर। 18 आर बचा हुआ है ना। अगर आप यहां देखो तो हमारा ये 18 आ रहा है, ये देखिए, ये वही 18 है। ठीक है, अब एक काम करते हैं हम इसको चेक करने के लिए, इस बात को कंफर्म करने के लिए कि फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट का आर हम बढ़ा देते हैं, 61 कर देते हैं। ठीक है, अगर हमारी थ्योरी ठीक है तो प्रॉफिट जो 160 है येलो वाले सेल में, प्रॉफिट जो 160 है ये 160 पॉइंट कितना हो जाना चाहिए? 67। 160.67 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो लेट अस सी, इसको चेक करते हैं एक बार, दोबारा रन कराना पड़ेगा। मैंने इसको 61 कर दिया अवेलेबल, डेटा सॉल्वर एंड सॉल्व इट अगेन। देखिए दिख रहा है आपको चेंज? प्रॉफिट पे Yes, sir. देखिए कितना प्रभाव पड़ रहा है। प्रॉफिट हो गया नाउ 160.67। ठीक है, 160.67, ये बात समझ में आ गई। और पूरा यूज भी हो गया है, देखिए पूरा यूज भी हो गया है, पूरा का पूरा यूज हो गया है। यानी 1 आवर फैब्रिकेशन के बढ़ाने से प्रॉफिट 0.67 बढ़ जाता है। ये बात कहां से पता लगी हमें? इस टेबल से, फाइनल टेबल से, फाइनल टेबल की जो लास्ट रो है। ठीक है, सिमिलरली मैं अगर इसको 2 आवर बढ़ा दूं, ठीक है, अगर मैं इसको 2 आवर्स बढ़ा देता हूं तो इसका डबल बढ़ जाएगा, इसका डबल बढ़ जाना चाहिए, 0.67 का डबल। तो देखिए इतना आ रहा है, और पूरा यूज भी हो गया, देखिए पूरा यूज हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व नहीं किया और इसने हमें यहीं से ही बता दिया कि अगर ये रिसोर्स एक यूनिट और बढ़ जाए, 1 घंटा 1 किलो जो भी रिसोर्स जैसा भी होगा, ये रिसोर्स अगर 1 यूनिट बढ़ गया तो उसका प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट दिखेगा, ये हमें फाइनल टेबल से ही पता लग गया बिना इसको दोबारा सॉल्व किए हुए। है ना इंटरेस्टिंग? Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब एक चीज और करके देख लेते हैं। ये जो है ना 161, ये जो है 1.67, इसका जरा मुझे बताएगा कोई, इससे क्या पता लग रहा है? इससे क्या पता लग रहा है? 1.67 से क्या पता लग रहा है? आप में से कोई बताए? 0.67 का मैंने आपको इफेक्ट बताया, क्या चीज, क्या फर्क पड़ रहा है इस बात से? 1.67 से क्या पता लग रहा है? कम ऑन, बताइए भाई। अच्छा, 0.67 वाला समझ में आ गया? 0.67 था कि अगर ये रिसोर्स यानी फैब्रिकेशन आर अगर 1 घंटा बढ़ गया तो इतना प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सिमिलरली फिनिशिंग अभी यही कहता है, ये 1.67 कहता है अगर फिनिशिंग आवर्स के नीचे लिखा है ना, ये फिनिशिंग आवर्स अगर 1 यूनिट बढ़ जाए, 1 यूनिट फिनिशिंग आवर बढ़ जाए तो प्रॉफिट 1.67 बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। इसको एक बार कंफर्म कर लेते हैं, चलिए इसको एक बार कंफर्म कर लेते हैं। इसको वापस वही कर देते हैं 60, इसको कर देते हैं 73। ठीक है, तो अब यहां मेरे येलो वाले सेल में क्या आ जाना चाहिए जब मैं सॉल्वर रन करूंगा? तो 1 घंटा बढ़ा दिया मैंने फिनिशिंग आवर का, तो प्रॉफिट कितना हो जाना चाहिए? भाई बताओ। 162.9 करके नहीं 161.67 होगा सिंपल।
फिनिशिंग आर के नीचे लिखा है 1.67, इसका मतलब है कि 1 यूनिट फिनिशिंग आर का बढ़ने पर प्रॉफिट इतना बढ़ जाएगा 1.67। तो यहां मैंने 1 घंटा बढ़ा दिया, 72 की जगह 73 कर दिया अवेलेबिलिटी, बाकी अवेलेबिलिटी वैसी ही रहने दी 60 और 100। तो यहां पर येलो सेल में 161.67 आना चाहिए जब मैं इसको रन करूं दोबारा। लेट अस सी, सॉल्वर रन किया और सॉल्व किया, देखिए 1.67, 161.67। 1 घंटा फिनिशिंग आवर्स के बढ़ने से प्रॉफिट कितना बढ़ गया, 1.67 बढ़ गया, जो कि हमें यहां से पता लगा है। ये 72 से 73 करने पर प्रॉफिट 1.67 बढ़ गया। बताइए बात समझ में आ रही है नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे, अब इतने महान लोग बैठे हुए हैं, आप भी बड़े स्कॉलर लोग बैठे हैं, जरा मुझे इस जीरो का मतलब बता देंगे? ये मैंने 2 आपको बता दिए, आप मुझे जीरो का मतलब बता दिए, जीरो से क्या फर्क पड़ रहा है? तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्रॉफिट पे। प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं हो रहा। कब कब अगर हम चेंज? पैकेजिंग की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, अगर हम पैकेजिंग आवर को 1 घंटा बढ़ाते हैं ना, तो प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो पहले ही बचा हुआ है ना? क्योंकि वो पूरा यूटिलाइज हो चुका है। नहीं, पैकेजिंग आवर्स तो बचे हुए हैं ना। यूटिलाइज पूरा। देखिए ये 72 कर देते हैं, इसको कर देते हैं 101, ठीक है? कितने अवेलेबल था पहले? पहले अवेलेबिलिटी थी 60, 72 और 100, 60, 72 और 100। अब इसको मैं कर दे रहा हूं 60, 72 और 101, यानी 1 घंटा किसका बढ़ा दिया मैंने? पैकेजिंग आवर्स का। अब देखते हैं कि 1 घंटा पैकेजिंग आवर्स का बढ़ने से क्या फर्क पड़ा है। फिर सॉल्वर चलाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए प्रॉफिट वहीं का वहीं है, प्रॉफिट वहीं का वहीं है, ठीक है? और जो यूज हो रहा था अभी भी उतना यूज हो रहा है। तो पहले 18 बच रहा था, अब 19 बच गया। पहले 18 आवर्स बच रहे थे इसके, अब 19 आवर्स बच गए। तो पैकेजिंग आवर्स का 1 घंटा बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पैकेजिंग आवर्स का 1 आवर एक्स्ट्रा बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अगर आपके पास चॉइस हो, आपसे पूछें भाई कि आप कौन सा रिसोर्स बढ़ाना चाहेंगे, तो कौन सा बढ़ाओगे? फैब्रिकेशन बढ़ाओगे, फिनिशिंग बढ़ाओगे या पैकेजिंग बढ़ाओगे? बताओ। सर फिनिशिंग। फिनिशिंग। फिनिशिंग बढ़ाएंगे, क्योंकि फिनिशिंग का 1 आवर बढ़ने से आपका प्रॉफिट 1.67 बढ़ जाता है। तो अगर हमें कोई चांस मिले और तीनों में ऑप्शन हो, तो हम फिनिशिंग आवर बढ़ाना चाहेंगे। पैकेजिंग आवर बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि पैकेजिंग आवर के बढ़ाने से प्रॉफिट कुछ नहीं बढ़ रहा है, फैब्रिकेशन से तो फिर भी बढ़ रहा है, ठीक है? तो ये ब्यूटी है इस पर्टिकुलर फाइनल टेबल की, जो हमें बिना सॉल्व करे काफी इंफॉर्मेशन दे जाती है। इसीलिए इस एक्टिविटी को बोलते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस। ये बात समझ में आ गई नहीं आई? यस सर। बहुत Yes, बढ़िया sir. एनालिसिस है। हर टेबल के हर टेबल का जो फाइनल टेबल है ना, और मैप की बार क्वेश्चन पेपर में अभी तो नहीं, ST1 में तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ST1 में तो यूनिट 1 देना है मुझे। आगे के यूनिट में मैं सेंसिटिविटी एनालिसिस जरूर दूंगा इस बार, ठीक है? ताकि आपको ये बताना है फाइनल टेबल से कि क्या प्रभाव पड़ेगा किसी रिसोर्स के कम या ज्यादा हो जाने से। अच्छा, ये बात कम से भी ट्रू होती है। मान लीजिए अगर मैं इसको तो 100 ही कर देते हैं, वापस पहले ही कर देते हैं, ये अवेलेबिलिटी इसकी 59 कर दूं, यानी 1 आवर कम कर दिया, 1 आवर कम कर दिया, तो देखते हैं क्या होता है। देखिए क्या क्या समझ में आया? सर लॉस हो रहा है। कम हुआ है। 0.67 कम हो गया ना प्रॉफिट। तो 0.67 का मतलब ये है वहां पर कि अगर 1 घंटा बढ़ाओगे तो उतना बढ़ जाएगा, और कम करोगे तो कम भी हो जाएगा, ठीक है? बात समझ में आई? यस सर। ये जो फाइनल टेबल का ये 0.67 था ना, माइनस से मतलब वही है,
कि अगर आप ये 70 कितना था, ये 60 से अगर 61 कर दोगे तो ये बढ़ जाएगा इतना, और अगर 60 से 59 कर दिया ना, अगर कम कर दिया तो इतना कम भी हो जाएगा सेम रेशियो में। ठीक है, तो ये बात प्लस में ही नहीं माइनस में भी, कम होने पर भी उतनी ही इफेक्टिव है। अब इन तीनों वैल्यूज की बात कर लेते हैं क्योंकि ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बात समझ में आ गई ना, S1 S2 S3 वाली? Yes, sir. चलिए अब हम इन वैल्यूज की बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वैल्यू? 11.3 कितना होता है? 3.66. 3.67 मान लेते हैं, बाकी ये तो 0 है ही। अब इस 3.67 का क्या मीनिंग है, क्या सिग्निफिकेंस है प्रॉब्लम के रेफरेंस में? अच्छा चलो सॉल्यूशन देखते हैं। ये x1 जो है अभी हम बना रहे हैं, सॉल्यूशन क्या कहता है? गलत लिखा है यहां पर, इसका आंसर है x1 0, x3 10 और x2 8, ये आंसर है। हाँ जी, अभी x प्रोडक्ट ए बना रहे हैं नहीं बना रहे हम? जो सॉल्यूशन है, चलो एक्सेल में देख लेते हैं। अभी सॉल्यूशन क्या कहता है, वापस इसको ओरिजिनल कर देते हैं। यस, अभी सॉल्यूशन क्या कहता है कि प्रोडक्ट ए नहीं बना रहे हम। इसको कलर कर देता हूं ताकि आपको मुझे बताने में आसानी हो। यस, सॉल्यूशन क्या है? प्रोडक्ट ए नहीं बनाएंगे, प्रोडक्ट बी 8 यूनिट बनाएंगे, प्रोडक्ट सी बनाएंगे 10 यूनिट्स। ठीक है, प्रोडक्ट ए 0, प्रोडक्ट बी 8 यूनिट एंड प्रोडक्ट सी 10 यूनिट्स हम बनाने वाले हैं। यही आंसर है ना? Yes, sir. अच्छा, तो यानी कि अभी इस हालात में प्रोडक्ट ए बनाना सही नहीं है और प्रोडक्ट ए हम नहीं बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन एक बात आती है कि अभी प्रोडक्ट ए पर जो पर यूनिट प्रॉफिट है वो 5 रुपीज है। अगर ये 5 की जगह 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, यानी कितना हो जाए ये 5 से बढ़ के, ताकि आप इसको बनाना शुरू कर दें। 5 पे तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन ये कितना बढ़ जाए ताकि आप इसको बनाना शुरू कर दें। तो ये है, ये इस पर्टिकुलर इस वैल्यू को बता रहा है। ये देखिए 3.67 3.67 का सिग्निफिकेंस ये है कि अभी जो करंटली प्रॉफिट है इस पर्टिकुलर 5 10 8 ऐसे ही शायद, अभी ये प्रॉफिट इसका 5 है। अगर ये 5 से बढ़ के 5 से 3.67 बढ़ के यानी कि 8.67 हो जाएगा, तब हम ए को बढ़ाना शुरू कर दें, तब हम ए को बनाना शुरू कर देंगे, जो कि अभी नहीं बना रहे हैं। ठीक है, अगर ये 5 से 3.67 बढ़ जाए यानी 8.67 हो जाए, तब हम इसको बनाना शुरू कर देंगे, यानी सॉल्यूशन में इसको लाना शुरू कर देंगे। तो इसको एक बार सेंसिटिविटी पे चेक करके देखते हैं। देखिए ये सब पुराना का ऐसे कैसे लिखा हुआ है। अभी मैं इस 5 को कर देता हूं 8.7। ठीक है, यानी अब एक ए के सेल होने से आपको जो प्रॉफिट पहले 5 रुपीज पर यूनिट था, अब वो बढ़कर 8.7 हो गया है। क्या इन कंडीशन में ए को आप बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? ठीक है, टेबल कहती है कि 8.67 एंड ऑनवर्ड्स, यानी 8.67 9 10, उसके बाद हम ए को बनाना शुरू कर देंगे। देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन आता है। अब प्रॉफिट ए का 5 से बढ़ के 8.7 हो गया। तो क्लिक ऑन डेटा, सॉल्वर, सॉल्व करते हैं। अब देखिए ए जो है ना वो बनना शुरू हो गया है 15 यूनिट। पहले जो 0 यूनिट था ना, अब वो 15 यूनिट बढ़ना शुरू हो गया। बात समझ में आ रही नहीं? Yes, sir. तो ये जो वैल्यू है ना, ये वाली 3.67 यानी ये -11.3, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी जो आप
नहीं बना रहे हैं वो किस कंडीशन में बनाना शुरू करेंगे। 5 पे तो नहीं हमारा पड़ता खा रहा, 5 पे तो नहीं बना रहे, लेकिन क्या 6 पे बनाएंगे, 7 पे बनाएंगे, 8 पे बनाएंगे? यस, 8.67 ऑनवर्ड्स हम इसको बनाना शुरू कर सकते हैं। बनाना फायदेमंद है अगर ये प्रॉफिट 5 से बढ़कर 8.67 हो जाए तो। ये बीसी के लिए ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बी और सी आप ऑलरेडी बना रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है वैल्यू ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बात समझ में आ गई आपको? 8.67 अगर आप, चलिए इसको 6 करके देख लेते हैं। 5 था ना पहले, 6 करके देखते हैं। आप देखना 6 पे भी ये नहीं बनेगा, 6 पे भी वही सोल्यूशन है, वही प्रॉफिट है। यानी 5 से बढ़ के प्रॉफिट 6 हो गया है, तब भी नहीं बना रहे हो। 7 करके देखते हैं, 7 करके देखते हैं, तो 7 पे भी नहीं बना रहे हो आप, ठीक है। इनफैक्ट 8 करके भी देख लेते हैं, 8 भी किया तो भी नहीं बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ 8.5 तक भी नहीं बना पाओगे, 8.7 कर दोगे तो फिर ये बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये है सेंसिटिविटी।